जैसे जैसे वे चलते हैं अपने आसपास, आप जब चीज़ों को गहराइयों से जानोगे तो आप पाओगे ये मोर है, ये कछुआ है, ये खरगोश है, ये फूल है, ये घास है, ये पौधा है जिसमें घास लगी हुई है, ये कुकुरमुत्ता है, ये शंकुधारी पेड़ है, ये आम का पेड़ है जिसमें पौधे लगे हुए हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग उद्देश्यों से बनी हुई हैं। पेड़ कुछ पंछियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज को फैलाने में सहायता करते हैं। आपको मालूम है गिलहरी कई बार बीजों को ज़मीन में खोद के गाड़ देती है और भूल जाती है, जिससे कई पेड़ों का निर्माण हो जाता है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण को सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और एक जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक मेंढक का घर एक हाथी बना के चल जाता है। जब हाथी के पैर से कीचड़ में जब एक गड्ढा बनता है तो उसमें मेंढक जो है उसका घर बन जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। पेड़ से पंछी हैं, पंछी से जानवर हैं, जानवर से इंसान है, और इंसान से फिर पेड़ है। ये हमें समझना पड़ेगा। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे। वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस रंग रूप के होते हैं, कैसे चलते हैं। समूह बनाने का महत्व यह है कि समूह बनाने के लिए पौधे जंतुओं की समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। ये एक्टिविटीज आप खुद करिएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये किस चीज़ का पेड़ है? ये आम का पेड़ है। आपने शाख, झाड़ियों, वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिया आपको? आप ये सोचिएगा। टेबल 2.3 में जानकारी दी गई है। इसके आधार पर हमने पौधों के समूह में शाख, झाड़ी, वृक्ष किस रूप में बनते हैं ये देखा है। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, कुछ के तने मोटे होते हैं, कठोर, भूरे, काष्ठी लकड़ी के होते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जितने भी दरवाजे लगे हुए हैं वो कौन सी लकड़ी के होते हैं? वो सागवान की लकड़ी के होते हैं। अधिकतर सागवान की लकड़ी मजबूत होती है और सालों साल टिकती है, और दूसरी जो लकड़ियाँ हैं वो उतनी मजबूत नहीं होती। तो हर एक पौधे का, हर एक चीज़ का इस धरती पे कुछ न कुछ उपयोग है। उनकी शाखाएं भूमि से दूर, तने से कुछ ऊंचाई और निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। आप ही देखेंगे झाड़ी, इस प्रकार की झाड़ियाँ होती है और शाख ये होती हैं जिस पर टमाटर लग रहे हैं। क्या आपने कभी टमाटर खाए हैं? कुछ जो फल हैं वो खट्टे होते हैं। टमाटर, संतरा, ठीक है, अंगूर खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, मौसम्बी, ये सारी चीज़ें, नींबू, आंवला, ये खट्टे फल होते हैं। और कुछ पौधों के तनों में वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इस प्रकार पौधे अनेक रूप से भूरे रंग की काष्ठी लकड़ी के तने से बने हुए होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्षों के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा एक झाड़ी स्वरूप है। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे रहते हैं। इन्हें शाख कहते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा एक शाख पौधे का रूप है। कुछ पौधे के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहते हैं, क्लाइमर कहते हैं। कुछ पौधों की भूमि की तरह सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको विसर्पी लता, क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों का विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए हम क्रियाकलाप से जानते हैं। ये क्रियाकलाप आपको खुद को करना है। एक पान का पत्ता ऐसा होता है, केल का पत्ता ऐसा होता है, कोई घास ऐसी होती है। आप देखिएगा आपके आसपास बहुत सारी आपको चीज़ें सोचने, समझने, सीखने को मिलेंगी। आप पौधों की
पत्तियों की रेखा बनाइए। आप इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं के द्वारा विभिन्न पेटा शिरा विन्यास कहा जाता है। ये एक शिरा है, ठीक है, शिरा विन्यास ये है। ये एक शिरा है, बीच वाली शिरा विन्यास ये है। ये एक शिरा है, शिरा विन्यास ये है। आप देखेंगे कुछ पत्तियां मोटी होती हैं। मध्य शिरा के दोनों शिराओं में एक जाल सा पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस शिरा का विन्यास पैटर्न प्रदर्शित करता है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराओं में समानता चलती रहती है। इस पैटर्न को सामान्यतः शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले सामान्यतः शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधे के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए हम अब इन पौधों की जड़ों के बारे में जानने का अन्वेषण करते हैं। क्या आपने सभी पौधों को देखा है? उनकी जड़ें होती हैं, कैसी जड़ें होती हैं उनकी? सरसों का पौधे की मूसला जड़ तंत्र जो ऐसी जड़ गई है, ठीक है। घास की जड़ ऐसी फैली हुई है। अलग अलग जड़ भी अलग अलग होती है। पत्तियां, पौधे, फूल, बीज और इनका फल अलग अलग होता है। आपने कभी नीम का पौधा देखा हो, नीम का पेड़ देखा हो, तो आप यह पाएंगे कि नीम कड़वी होती है, एक मीठी नीम होती है। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जड़ों को झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में अन्य कोई घास सम्मिलित है? यदि हाँ है तो किस प्रकार की जड़ें हैं? आप यह चीज़ों को अपने माँ बाप से भी पूछिएगा, अपने फादर मदर से पूछिएगा कि जड़ें किस प्रकार की होती हैं, तो वो आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, वो आपको आपके माँ बाप आसानी से बता देंगे। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों की शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें होती हैं और जलिका रूप शिला विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जलिका रूप शिरा विन्यास अन्य जड़ों की मूसले शिरा विन्यास अन्य जड़ों से अलग है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर। आप देखेंगे कि बीज में भी एक बीज दोनों साइड होते हैं और कुछ बीज जो होते हैं वो बीज में होते हैं। आप ये समझिए कि धने का पौधा जो है, धने के बीज कैसे होते हैं वो आप पता कर लीजिएगा और उनको कैसे तोड़ के रखते हैं ये भी आप पता कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि चने के बीज में बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कहा जाता है, कॉटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, द्विबीजपत्र डाइकोटिलीडन्स और डाइकॉट कहा जाता है। मक्के के बीज में इस प्रकार का पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकॉट कहते हैं। आप पौधों की पत्तियों की शिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों के बीज पत्रों संख्या में परस्पर संबंध देखेंगे तो द्विबीजपत्री पौधे और जलिका रूप शिरा विन्यास और मूसला जड़ तंत्र को जान पाएंगे, जबकि एक बीजपत्री पौधे में समांतर शिरा विन्यास जकड़ा जड़ तंत्र होता है। जब आप पेड़ पौधों की जड़ों को देखेंगे, आपके घर के गमले में जो जड़ रहेगी उसको आप जब देखेंगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखेंगे ये मछली है, ये मेंढक है, ये तितली है, ये खरगोश है, ये सांप है, ये भी सांप है, ये कछुआ है, ये भी बड़ा कछुआ है, ये चींटियाँ हैं
ये जो है कान खजूरा है, और ये चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये कौवा है, ये बतख है। आप ये जब यह देखेंगे कि हर एक प्राणी की इस धरती पे कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं और उसके कार्य हैं, और वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब आप देखेंगे कि जो चील है वो सांप को खाती है, सांप कीड़ों को खाता है, तो कीड़े छोटे छोटे डिकम्पोजर का काम करता है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसी को हम जैव विविधता बोलते हैं। जंतु उड़ सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद फांद कर सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर, दूसरे अंग होते हैं। आपने जब देखा होगा सांप को, जब वो सांप ऐसा 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 चलता है। हिरण जो है वो खुद दौड़ती है, तेंदुआ जो है वो दौड़ता है, ठीक है। हाथी धीरे धीरे चलता है, जिराफ की गर्दन जो है वो लंबी होती है। ये सारी चीज़ें हमारी जैव विविधता में आती हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग होते हैं जो इन्हें चलने में सहायता प्रदान करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार, गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों को आधार पर जंतुओं को पहचाना। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर, समूह के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? इसके लिए अतिरिक्त अनेक जंतु की आकृति, आकार, संरचना, रंग, रूप अलग होते हैं। आपने देखा होगा सफ़ेद भालू भी होता है और काला भालू भी होता है। आप ये देखेंगे कि बकरी है, ठीक है। बकरी की 4 टांग होती है, ठीक है, 2 थन होते हैं। गाय के 4 थन होते हैं। आप देखेंगे तो ये मछली है, ये मछली के पंख हैं, ये गलफड़े हैं, और इन्हीं से वो मछली सांस लेती है। मछली के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे शार्क मछली जो है वो बहुत बड़ी विशाल होती है, छोटी मछली इतनी बड़ी होती है। पंखों की मदद से आप देखेंगे पेड़ जो मरुस्थल में होते हैं, ये नागफनी का पौधा है, इसमें कांटे कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। ये शंकुधारी पेड़ है जो पर्वतीय क्षेत्रों में देवदार का वृक्ष पाया जाता है। शंकुधारी होता है क्योंकि बर्फ़ वहाँ गिरती है तो वहाँ के पौधे ऐसे पनप गए, ऐसा वो हो गए। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधे को देखा। माया बताती है हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में देवदार के वृक्षों को देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंकु आकार के होते हैं ऐसे, और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले अलग अलग दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए हम पता लगाते हैं ऐसा क्यों है। एक शरीर की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता अलग अलग क्यों होती है? मरुस्थल क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। वहाँ का क्लाइमेट जो होता है, धूप वहाँ सीधी पड़ती है, सूर्य प्रकाश सीधा पड़ता है, तो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के इंसानों पर उसका असर आपको दिखेगा। जैसे साउथ इंडिया में अधिकतर लोगों का रंग काला है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल है,